शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा रत्नैकल्पितमानसं हिं जलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् हृत्कल्पितं गृह्यताम्। सांब सदाशिवाय नमः। बहुत ही सुंदर नितेश जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम सभी लोग ज्योतिष कर्मकांड की जो ये कॉमन सब्जेक्ट हैं, हम इस पे एक बार सभी लोग एक साथ में इसको देखते हैं। हमने आप लोगों को बताया था आज हम लोग संवत्सरों को पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है पंचांग में संवत्सरों का नाम दिया रहता है। संकल्प तर्पण इत्यादि जितना भी कार्य होता है जब भी हम करते हैं तो हम इन संवत्सरों का के नाम का उच्चारण करते हैं। 60 संवत्सर होते हैं और इनकी गणना वास्तव में बृहस्पति की गति के अनुसार की जाती है। ठीक है जी। तो हम लोग क्रमानुसार संवत्सरों के नाम को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी व्यस्तता थी जिसके कारण मुझे आदित्य जी याद है मैं वो बलाबल वाला वो भेज नहीं पाया। मैं आज प्रयास करके अवश्य भेज दूंगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्रमानुसार जो 60 संवत्सर हैं उनके नाम क्रम से प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता। धाता के बाद आपका है ईश्वर, बहुधान्य, प्रमादी, विक्रम, वृक, चित्रभानु, शुभानु, तारण, पार्थिव, अव्यय, सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलंबी, विलंबी, विकारी, सार्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, पिंगल जो अभी चल रहा है, पिंगल,
कालयुक्त, सिद्धार्थी, रौद्र, दुर्मति, दुंदुभि, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्ष। नीरज जी म्यूट कर लीजिए। विश्वावसु, विश्वावसु, पराभव, राक्षस, अनल, क्रोधन और क्षय। ये 50 ये 60 जो है वो हमारे संवत्सर हैं। अब इन संवत्सरों को हम देखते कहाँ हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा संवत्सर चल रहा है, किस संवत्सर में हम कौन सा संवत्सर प्रयोग में लाएंगे, कौन से संवत्सर को हम संकल्प आदि में प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए आप सभी लोग पंचांगावलोकन करिए। पंचांग का अवलोकन करिए, आप सभी को ये संवत्सरों के बारे में पता चल जाएगा। मैं आपको पंचांग से दिखाना प्रारंभ करता हूं। ऋषिकेश पंचांग ले लेते हैं हम लोग। ऋषिकेश पंचांग ले लेते हैं। ऋषिकेश पंचांग के बिल्कुल प्रारंभ में प्रथम पृष्ठ पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाता है कि कौन सा संवत्सर चलेगा। तो ऋषिकेश के अनुसार पिंगल नाम आपतः, पिंगल नाम का संवत्सर है। जो संवत्सर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, पूरे वर्ष भर इसी संवत्सर के अनुसार हम सब लोग संकल्पादि कार्य करेंगे। ये हमारा देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, श्री संवत 2081, संवत 2081 है, शक 1946 है और पिंगल नामाब्दः अर्थात पिंगल नाम का संवत्सर इस वर्ष पूरे वर्ष चलेगा। इस प्रकार से ये जब पंचांग में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो अन्य अन्य चीजें आपको मिलती हैं, पर अभी हम लोग अपने मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं। तो मुख्य बिंदु हम लोगों का है पंचांगावलोकन, पंचांग देखना। तो पंचांग देखने के लिए हम सभी लोग पंचांग के उस पृष्ठ पे, प्रथम पृष्ठ पे जाते हैं जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। हाँ, वहां पे हम लोग देखेंगे तो अन्य अन्य चीजें हमको आसानी से वहीं पे प्राप्त हो जाएंगी। अब हमारा ये पंचांग है, हमने इस पंचांग को ले लिया। अब देखिए हम यहीं से शुरू करेंगे। हम इसका एक पीडीएफ रख लेते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं। एक पीडीएफ ले लेते हैं क्योंकि जब वो करना होगा तो फिर कर नहीं पाएंगे, दिखा नहीं पाएंगे। देखिए ये हमने पंचांग में आपका एकदम प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष का पंचांग ले लिया है। पंचांग में यहीं से हम देखना शुरू करते हैं, यहीं से आपको एक एक चीजों के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग देखेंगे इसमें तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो संवत शुरू में हमें दिखा था वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संवत 2081, संवत की संख्या 2081, शक जो है 1946 है। अब इसके बाद संवत्सर का नाम हमने आपको बता दिया। अगला बिंदु आता है अयन। अयन दो होते हैं, एक होता है उत्तरायण और दूसरा होता है दक्षिणायन। जब सूर्य मकर संक्रांति जब सूर्य मकर राशि पे जाता है तो उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति से लेकर के मिथुन संक्रांति तक, अर्थात जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है वहां तक, मिथुन संक्रांति तक, मकर से मिथुन संक्रांति तक यह आपका जो है सूर्य उत्तरायण रहता है। उसके उत्तरायण में क्या होता है, इसमें दिन क्रम से बढ़ता रहता है। 15 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी के आसपास से, अभी तो 15 जनवरी हो गया है, प्रारंभ होकर के 15 जून तक मिथुन संक्रांति की समाप्ति तक, जब तक मिथुन संक्रांति रहता है, जो ही कर्क संक्रांति लग जाती है, सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाता है, वहीं से दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। तो ये दक्षिणायन होता है। यह 14 आपका लगभग 16 जुलाई से लेकर के और 14 जनवरी के आसपास तक यह सूर्य दक्षिणायन रहता है। आपको अगर यहाँ से पता नहीं चलता है, आपको पता नहीं है, ये चीजें अगर याद में नहीं है,
तो पंचांग में आप इस चीज को कहां देखेंगे? ये देखिए, आपको यहां पर लिखा हुआ है अयन, सौम्यायन। सौम्य माने होता है उत्तर, शांत, अच्छा, और याम में माने होता है दक्षिण। सौम्य माने उत्तर, याम में माने दक्षिण। यहाँ ऐसे समझ लो। तो यहाँ सौम्यायन लिखा हुआ है। सौम्यायन का मतलब है कि सूर्य उस समय, जिस समय का जो पंचांग हमने लिया है, उस समय सूर्य उत्तरायण था। तो ये उत्तरायण सूर्य का है, तो यहाँ सौम्यायन लिखा है। जब सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, अर्थात कर्क संक्रांति से आगे, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, धनु संक्रांति की समाप्ति तक, धनु संक्रांति की समाप्ति तक सूर्य जो है वह दक्षिणायन रहता है। उसके बाद फिर सूर्य जो है वह उत्तरायण हो जाता है। ठीक है जी। अयन के बाद आता है गोल। देखो गोल क्या है? गोल का मतलब है एक गोलाकार भाग। गोलाकार भाग। सूर्य को आप देखेंगे तो सूर्य जो है, कभी आप देखेंगे तो दक्षिण दिशा की तरफ थोड़ा झुका हुआ रहता है, यानी बिल्कुल मध्य में नहीं होता। कभी थोड़ा दक्षिण की तरफ होता है। सूर्य का उदय प्रतिदिन पूर्व से होता है, लेकिन बिल्कुल मध्य से न हो, मध्य के अलावा वो धीरे धीरे थोड़ा दक्षिण की तरफ से निकलता है या उत्तर की तरफ से निकलता है। गोल किस गोल में है, किस भाग में है, वह सूर्य जो है तो किस भाग में अधिक उसका प्रभाव है, यह देखने के लिए गोल भी दो प्रकार के होते हैं। इसी के अनुसार जैसा आपने देखा, अगर हम एक गोला बना ले तो ऊपर का गोल, दक्षिण और उत्तर, ये दो गोल होते हैं। आकाश के दो भाग कर दो और ऊपर का भाग जो है वह उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये आपका नॉर्दर्न पॉइंट है और ये आपका साउथ पॉइंट है, दक्षिण दक्षिण भाग है। हाँ, तो ऊपर का जो भाग है वह उत्तरी ध्रुव है, जिसको ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव, एक तो आपका ये ध्रुव हो गया, दूसरा ये ध्रुव हो गया। तो सूर्य का प्रभाव किस तरफ ज्यादा है, किस गोल में सूर्य का प्रभाव ज्यादा है, इसको देखने के लिए तो यहां पर लिखा हुआ होता है गोलह। कौन सा गोल है? तो या में गोल। ऐसे हर पृष्ठ पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसका सूत्र क्या है? सूत्र भी समझ लीजिए। जब सूर्य मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक रहता है, मेष राशि से कन्या राशि तक रहता है, तो उत्तर गोल रहता है, उत्तर गोल होता है, या उसको या में गोल भी कह सकते हैं। और जब कन्या राशि के बाद तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक, जब सूर्य तुला राशि से मीन राशि तक रहता है, तो वह कौन से गोल में जाएगा? सौम्य गोल या उत्तर गोल। उत्तर गोल और दक्षिण गोल, ये दोनों समझ में आया? जी। ठीक है। इसके बाद आता है ऋतु। ऋतु कहां देखते हैं? उसी के ठीक आगे देखो, आपका ऋतु भी लिखा हुआ आपको मिल जाता है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखो यहां लिखा हुआ है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु चल रही थी जब, जिस समय का पंचांग है वहां पे बसंत ऋतु लिखी हुई है। अर्थात आप संकल्प में जैसे संकल्प बोलते हैं ना, मासा विष्णु 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 तत्सद्य श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री श्री द्वारा कल्पित, सब बोलने के बाद पिंगल नाम आब्द पिंगल नाम संवत्सरे श्री सूर्य। तो सूर्य कहाँ है? सौम्य अयने या में गोलियो। इसको देखेंगे या में गोलियो कौन से ऋतु में है? तो बसंत ऋतु हो। ये संकल्पादि में आपको कार्य में आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऋतु कौन सी चल रही थी, तो बसंत ऋतु चल रही थी। अब यहां पर बात आती है कि तो क्या ऋतुएं कई हैं कि एक ही ऋतु है? तो हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में 6 ऋतुएं बताई गई हैं। कौन कौन सी? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 6 ऋतुएं हैं। जब सूर्य, इसको सूर्य से ही हम समझते हैं, तो जब सूर्य मकर और कुंभ राशि पे होता है
तो शिशिर ऋतु चलती है। अमूमन माघ और फागुन के महीने में, माघ और फाल्गुन का महीना, अगर हम इसकी बात करें अंग्रेजी महीने की, तो अमूमन जनवरी फरवरी के महीने में हमारा शिशिर ऋतु चलता हुआ मिलता है। उसके बाद फिर जब सूर्य मीन राशि में और मेष राशि में होता है तो उस समय बसंत ऋतु चलती है। अमूमन चैत्र और वैशाख का महीना रहता है। और अगर हम अंग्रेजी महीने की बात करें तो मार्च से लेकर के अप्रैल के मध्य का वह समय होता है। फिर बात आती है जब सूर्य वृष और मिथुन राशि में जाता है तो उस समय ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। यह ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में, ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में ग्रीष्म ऋतु चलती है। और अक्षरशः ये मई और जून का महीना अंग्रेजी महीने के आधार पे होता है। फिर जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, अर्थात जब कर्क संक्रांति होती है, कर्क और सिंह दोनों राशियों में जब सूर्य रहता है तो उस समय वर्षा ऋतु रहती है। और ये श्रावण और भाद्रपद, सावन और भादो दो महीना होता है, अमूमन जुलाई और अगस्त समझ लो इंग्लिश महीने से। फिर उसके बाद जब सूर्य कन्या और तुला राशि में जाता है तो उस समय शरद ऋतु चलती है। आश्विन और कार्तिक के महीने यह देखने को मिलते हैं। आश्विन और कार्तिक माह में यह सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है। उसके बाद सूर्य जब वृश्चिक और धनु पे, आवाज वृश्चिक और कट रही है धनु पे गुरुजी। जाता है, क्यों भाई, लिखना चाहेंगे? जी गुरुजी, नमो नमो मेरी गुरुजी। आवाज नहीं वो आ रही है थोड़ा क्या? गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, वो आवाज में थोड़ा व्यवधान वो था। मतलब कि आपकी आवाज तो पूर्ण आ रही थी परंतु ज्यादा रुक रुक कट के आ रही है? रही थी। नहीं, अब गुरुजी अब सही है। आप लोग लिखना चाहेंगे इसको? मैंने मोबाइल दूर रखा हुआ था, स्टैंड में लगा करके रखा हुआ था और मैं आराम से बैठ के पढ़ा रहा था, मुझे लगा आ रही होगी। जी जी, वो गुरुजी नोट भी चलो, कर लिया है साथ साथ। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर है। नोट कर जी लिया तो अच्छा है। एक बार मैं पुनः बोल देता हूँ, जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो लोग नोट कर लें। जी जी लिख जी। लो, सभी लोग लिख लो एक बार। सूर्य की मकर संक्रांति से मिथुन संक्रांति की समाप्ति तक, मिथुन की मिथुन संक्रांति की समाप्ति तक उत्तरायण होता है। सूर्य उत्तरायण रहता है। और कर्क संक्रांति से, कर्क संक्रांति से धनु संक्रांति की समाप्ति तक, धनु संक्रांति की समाप्ति तक दक्षिणायन रहता है। दूसरा हेडिंग डालिए गोल। दूसरा हेडिंग डालिए गोल। मेघ संक्रांति से, मेघ संक्रांति से
मेघ संक्रांति से कन्या राशि की समाप्ति तक, कन्या संक्रांति समाप्ति तक। मेघ संक्रांति से कन्या संक्रांति की समाप्ति तक उत्तर गोल रहता है, सूर्य उत्तर गोल रहता है, और तुला से मीन तक, मीन राशि की समाप्ति तक, तुला से मीन राशि की समाप्ति तक दक्षिण गोल रहता है। अगला हेडिंग डालिए ऋतुएं। ऋतुएं गुरुजी नमो नमः। अगली हेडिंग गुरुजी कुछ ऋतुएं। बोलना। जी बोलो। जी गुरुजी नमो नमः। गुरुजी कुछ बोलना चाह रहा था गुरुजी, वैसे सभी के लिए दोहराया मतलब हो जाएगा, अच्छा रहेगा। वैसे ये क्या नाम, हमारे जो भैया जी थे, वो नाम भूल गया मैं, श्रवण भैया जी थे ना, उन्होंने एक करा चुके हैं गुरुजी, वो जो कक्षा लेते थे पहले, तो बात नहीं। कोई नहीं, अभी कर्मकांड वाले तो नहीं सीखे थे ना, तो ये जी जी जी। कर्मकांड और ज्योतिष दोनों दोनों के लिए सामूहिक ही है। अगर करवा दिए हैं तो बेहतर है, नहीं करवाए हैं तो भी आप जी लोग एक बार सितंबर में देखते कराएंगे चलिए। गुरुजी। हाँ ठीक है, कोई ऋतुएं। ऋतुएं लिखिए। पहली ऋतु शिशिर। शिशिर, शिशिर के सामने डैश डाल करके लिख दीजिए 10-11। शिशिर के सामने डैश डाल के लिख दीजिए 10-11। 10 का मतलब हो गया मकर, 11 का मतलब हो गया कुंभ, या मकर कुंभ लिख सकते हैं। कर्मकांड वाले मकर कुंभ लिख लेंगे, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा, आपको संकल्पादि में ये चीजें बोलनी है। कर्मकांड वालों को बोलना है और ज्योतिष वालों को समझना है, तो दोनों लोगों को ये जरूरी है। तो लिख लीजिए, पहला शिशिर ऋतु है, शिशिर ऋतु के आगे डैश डाल करके लिख लीजिए मकर और कुंभ, मकर कुंभ। शिशिर ऋतु के बाद आता है दूसरा नंबर, डालिए वसंत ऋतु। वसंत, मीन और मेघ। जब सूर्य मीन राशि पे होगा या मेघ राशि पे होगा तो उस समय बसंत ऋतु चल, मीन और मेघ राशि पे जब सूर्य होगा तो उस समय बसंत ऋतु चल रही होगी। तीसरा ऋतु है ग्रीष्म। तीसरा ऋतु है ग्रीष्म, डैश डाल करके लिख दीजिए वृक और मिथुन। जब सूर्य वृक राशि पे होगा या मिथुन राशि पे होगा तो ग्रीष्म ऋतु चलेगी। फिर है वर्षा ऋतु। फिर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु क्या है? जब सूर्य कर्क राशि पे और सिंह राशि पे होगा। सूर्य सिंह और कर्क और सिंह पे रहेगा तो संकल्प आदि में उस समय वर्षा ऋतु बोला जाएगा। फिर आता है शरद ऋतु। अगला है शरद ऋतु। शरद ऋतु कन्या और तुला। जब सूर्य कन्या राशि और तुला राशि पे होगा तब तक शरद ऋतु चलेगी। शरद के बाद आता है हेमंत।
सूर्य वृश्चिक और धनु पे रहेगा तो हेमंत ऋतु चलेगी। ये तो मुझे याद आ रहा है, ये तो मैं ही पढ़ा के गया था ज्योतिष की कक्षा में, मैंने पढ़ाया था इसको प्रारंभ में, उसके बाद फिर मैं चला गया था, फिर पवन ने क्लास ली थी। जी गुरुजी। ये ऋतु हो गए, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना है, ये ऋतुओं के बारे में आप सभी लोग समझ गए, ये 6 ऋतुएं हैं। और प्रश्न आप लोगों से ये अक्सर अधिकांशतः पूछा जाता है कि हेमंत ऋतु, जैसे हमने प्रश्न कर दिया हेमंत ऋतु कब से कब तक रहती है, तो अब उसका उत्तर होगा, या ऐसे प्रश्न आएगा कि सूर्य जब वृश्चिक और धनु राशि में होगा, सूर्य वृश्चिक और धनु राशि में होगा तो उस समय कौन सी ऋतु चलेगी, तो आपका उत्तर होगा जब वृश्चिक और धनु राशि में होगी तो उसके आगे हेमंत ऋतु जब दिखाई पड़ेगा, आप हेमंत को ट्रिक कर देंगे, उस समय हेमंत ऋतु, या अगर आपको वाइबा में ये चीज पूछा गया तो आप बताएंगे कि हेमंत ऋतु रहेगी। तो ये चीजें ऋतुओं के बारे में है। उसके बाद ऐसे ही होता है हमारा मास। मास का मतलब होता है महीना। महीने कौन कौन से चलते हैं, तो हमारे यहाँ मास के 4 सिद्धांत हैं। नंबर 1 होता है चांद्रमास, नंबर 2 होता है सौर मास, नंबर 3 होता है सावन मास, और नंबर 4 होता है नक्षत्र मास। तो हमारे यहाँ चांद्रमास की गणना बहुत ज्यादा चलती है, हम लोग चंद्रमास के हिसाब से ही गणना करते हैं। चंद्रमास के हिसाब से हमारा जो है वह सारी गणनाएं चलती है। चंद्रमास क्या है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक एक एक चंद्रमा का जो महीना होता है, एक एक चंद्रमा जिन जिन ढंग से चलता है उसके हिसाब से हमारे मान है, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। और ये 12 महीने यही चांद्रमास, इसको चांद्रमास कहते हैं। सौर मास क्या होता है, सूर्य की एक संक्रांति से लेकर के दूसरी संक्रांति तक के बीच के महीने समय को हम सौर मास कहते हैं। श्रावण मास क्या है, सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय के समय को एक सावन दिन कहा जाता है, और ऐसे 30 सावन दिन को हम एक सावन मास कहते हैं, और 12 सावन मास को हम एक सावन वर्ष कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये महीने हैं। 2 प्रकार के महीने होते हैं, एक होता है अमांत। चंद्रमास में 2 प्रकार होते हैं, एक अमांत होता है और दूसरा पूर्णिमांत होता है। अमांत क्या होता है, जब हम लोग अमावस्या को अंतिम मानते हैं, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक के बीच को एक मास की गणना की जाती है। हमारे यहाँ गणना का आधार अमांत है, पर हमारे यहाँ जो पंचांग है वो पूर्णिमांत है। पूर्णिमा को हमारे यहाँ जितने भी पंचांग है वो पूर्णिमा को अंत मान करके सारे पंचांग लिखे, यानी चैत्र पक्ष आप देखेंगे तो बैसाख कृष्ण पक्ष, बैसाख शुक्ल पक्ष, तो गणना, लेकिन जब हम ज्योतिष में गणना करते हैं तो हम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही गणना करते हैं और अमांत को मानते, अमांत को है, सारी गणनाएं हमारी अमांत के आधार पर होती हैं, पर हमारे सभी पंचांगों में पूर्णिमांत मास लिखा होता है, पूर्णिमा को ही हम लोग एक मास मानते हैं। इस प्रकार से हमारा चांद्रमास पूरा होता है। ठीक है, ठीक है। जी जी गुरुजी। हाँ, अब देखो चांद्रमास और सूर्यमास, अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो यह जो अंतर होता है, यह ये जो अंतर हो जाता है, इन अंतर को समायोजित करने के लिए हर तीसरे वर्ष अमूमन 1 माह बढ़ जाता है, जिसको हम लोग अधिक मास कहते हैं। तो उस महीने में 12 मास की जगह 13 मास की गणना की जाती है। ऐसा हमारे यहाँ, जिसको हम लोग मलमास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। जैसे चांद्रमास की गणित से वर्ष में कितना होता है, 364 दिन 9 घंटे, और सूर्य मास के वर्ष में टोटल जब आप गणना करेंगे तो 365, हम लोग क्या कहते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, तो अमूमन लोग कह देते हैं 365 दिन। यह गणना कहाँ से आती है, तो ये सौर मास की गणना है। सूर्य मास के हिसाब से 365 दिन होता है, और चांद्रमास की जब हम गणना करते हैं तो चंद्रमास की गणना के हिसाब से कितने दिन होता है, 354 दिन और 9 घंटा, अर्थात 354 ही अमूमन हम लोग मान लेते हैं। तो ये 354 दिन और 365 दिन, जिसका अगर ये गैप बढ़ता जाएगा तो आने वाले समय में मेघ संक्रांति कभी और लग जाएगी, चैत्र में मेघ संक्रांति लगभग नहीं करेगी, तो सब बदल जाएगा।
तो इसको व्यवस्थित करने के लिए 1 मास अधिक बना दिया जाता है, हर तीसरे वर्ष में आ जाता है। 3 वर्ष में लगभग 33 दिनों का अंतर हो जाता है। एक महीने में आप जोड़ लो 354 दिन और सौर मास से 365, तो 354 365 में अमूमन 11 दिन का डिफरेंस हो जाता है। तो 11 दिन का डिफरेंस 3 साल में पूरा हो जाता है। हर तीसरे साल 1 महीना बढ़ा करके चांद्रमास में 1 महीना बढ़ा देते हैं और उस बढ़े हुए माह को हम लोग अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास इत्यादि नामों से जानते हैं। और इस प्रकार से फिर वो जो हमारा गणना का काल चलता है वह पुनः बराबर हो जाता है। ठीक है, जी गुरु जी। चांद्रमासों के नाम आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता है वो लोग पंचांग में हर पेज पे देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। सभी चांद्रमासों के नाम क्या क्या है? चैत्र, वैशाख, चैत्र चित्रा नक्षत्र से, वैशाख विशाखा नक्षत्र से, ज्येष्ठ ज्येष्ठा नक्षत्र, ऐसे सभी नक्षत्रों से ही ये नाम निकल करके आए हैं। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, इस प्रकार से हमारे ये 12 महीने होते हैं। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे। पंचांग में मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ये महीने कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, कैसे आप लोग पंचांग में इस महीनों को देखोगे, इसको मैं आपको पंचांग में दिखा देता हूं। पंचांग को भी साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे। करने के बाद आप यहां देखिए, यहां पर आपको लिखा हुआ है मास और पक्ष दोनों लिखा रहता है। ये हो गया चैत्र, चैत्र मास हो गया। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। पक्ष की गणना यहीं पे आप लोगों को बता दूं तो हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन का एक पक्ष और 15 दिन का एक पक्ष। शुक्ल पक्ष 15 दिन का, कृष्ण पक्ष 15 दिन का। तो ये 15-15 30 दिन का होता है। तिथियों के घटने बढ़ने से ये सारी चीजें आगे जो हमने अंतर बताया ये चीजें हो जाती हैं। तो चैत्र शुक्ल पक्ष ये लिखा हुआ है, अर्थात चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है। हर महीने में एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष से गणना करते हैं, इसलिए शुक्ल पक्ष को हम प्रथम मानते हैं। तो प्रथम शुक्ल पक्ष और उसके बाद कृष्ण पक्ष। लेकिन हमारा जब पूर्णिमांत मानते हैं, जिसको हम उत्तर भारत में आधिकारिक रूप से प्रयोग में लाते हैं, तो पूर्णिमांत में सबसे पहले कृष्ण पक्ष होता है और उसके बाद शुक्ल पक्ष होता है। लेकिन हमारी जितनी भी गणनाएं, ज्योतिषीय गणनाएं होती हैं, वह शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये पक्ष हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी गुरु जी, आ रही है। जी गुरु जी। हम लोग अब हम लोग तिथियों की बात करते हैं। तो वही हमने बताया तिथि। अब यहाँ पर पंचांग में देखेंगे हम कि पंचांग में तिथि कहाँ लिखी रहती है। पंचांग में हम लोग तिथि को देख ले। तिथियां कितनी है? तिथियां कितनी है? 15 तिथि आपकी शुक्ल पक्ष की और 15 ही तिथि आपकी कृष्ण पक्ष की। ये देखिए यहाँ पर जो आपको प्रथम में जो लिखा हुआ है ये मान, यही इसी को हम तिथि कहते हैं। ये आपका एक मतलब प्रतिपदा, 2 माने द्वितीया, 3 माने तृतीया, 4 माने चतुर्थी, 5 माने पंचमी, 6 माने षष्ठी, 7 माने सप्तमी, 8 माने अष्टमी, 9 माने नवमी, 10 माने दसवीं, 11 माने एकादशी, 12 माने द्वादशी, 13 माने त्रयोदशी, 14 माने चतुर्दशी और ये 15 का मतलब हो गया पूर्णिमा। ये पूर्णिमा हो गया। और ऐसे ही जब कृष्ण पक्ष में जाएंगे तो फिर 1 से प्रारंभ होगा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, 14 तक की गणना सेम होगी। और यहाँ जो 15 लिखा हुआ है उसमें यहाँ 30 लिखा होता है। जब 30 लिखा हुआ मिल जाए तो उसको कहते हैं अमावस्या। ठीक है, इस प्रकार से ये तिथियां होती हैं। 30 तिथियां हैं, टोटल 16 तिथियों में ये है। प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक दोनों पक्ष में मिलती है और पूर्णिमा 15 को पूर्णिमा कहते हैं और 30 को हम लोग अमावस्या कहते हैं। तो इस प्रकार से अब पूर्णिमा से अमावस्या तक ये तिथियां हो जाती हैं। इन तिथियों का मान हमें कहाँ मिलता है? ये तिथियां कितने बजे तक, कौन सी तिथि कब तक रहेगी, इसको देखने के लिए तिथियों के आगे आपके वार लिखे हुए हैं, ये दिन लिखे हुए हैं। दिन के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताना है। दिनों के आगे वाला जो कॉलम होता है वह तिथि की सूर्योदय से समाप्ति का समय दिखाता है घटीपला में। और उसके बाद जो समय लिखा हुआ है, रा लिख करके, सा लिख करके, दे लिख करके, ये उसके बाद जो समय है, पहला वाला जो समय आपका ये वाला
तो क्या वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये दिन के बाद वाला दूसरा वाला ये समाप्त सूर्योदय से समाप्ति काल तक है, अर्थात घटी पला में कितने घटी कितने पला तक यह तिथि भोग करेगी। उसके बाद ये वाला जो कॉलम लिखा रहता है, ये बताता है आपको कि कौन सी तिथि किस समय समाप्त हो रही है। जैसे मान लो रात्रि को, अब कोई भी तिथि, इस पंचमी तिथि को हमें संकल्प बोलना होगा, तो पंचमी तिथि कितने बजे है, शाम को हमें 5 बजे बोलना पड़ेगा। तो 5 बजे का मतलब 3:55 पर यह पंचमी समाप्त हो जाएगी, और 3:55 के बाद अगर हमको कार्य करना है तो हमारी षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ये हमारा तिथि हो गया। इस प्रकार से तिथियों की गणना करते हैं। तिथियों के बाद अब इस तिथि में कुछ हम लोगों को जानकारी लेना है, कुछ हम आप लोगों को तिथियों के बारे में कुछ चीजें बता दे रहे हैं और कुछ नोट करा देते हैं। आप सभी लोग उसको बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से लिख लीजिए। कम समय में हम आप लोगों को तिथियों से संबंधित कुछ चीजें बिल्कुल बता देते हैं और नोट करा देते हैं। आप सब लोग इसको लिख लो। लिखो तिथि, तिथि के नीचे नंबर 1 लिख लो आप लोग। जो तिथि एक सूर्योदय के बाद प्रारंभ होती है, सूर्योदय के बाद प्रारंभ होती है, और अगले सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो जाती है, अगले सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो जाती है, उसे क्षय तिथि कहते हैं। क्षय तिथि की हानि, आप लोगों ने सुना होगा, तिथि की हानि कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो तिथि दोनों सूर्योदय समय में रहती है उसे वृद्धि तिथि कहते हैं। जो तिथि दोनों सूर्योदय समय में रहती है उसे वृद्धि तिथि कहते हैं। अगली हेडिंग डाल लीजिए, तिथियों की संज्ञाएं। अब देखो यहाँ पर संज्ञा भी बता दे रहे हैं। तिथियों की संज्ञा, तिथियों में कौन कौन सी तिथि किस कार्य के लिए ग्राह्य है, ये जानना आप लोगों को अनिवार्य। तो ये कैसे है, प्रतिपदा तिथि, यात्रा, विवाह, प्रतिष्ठा, उपनयन, गृहारंभ, गृह प्रवेश, शांति कार्य आदि नहीं करना चाहिए प्रतिपदा को। लेकिन कुछ मुहूर्तों में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में कुछ कार्य करने के लिए शुभ माने जाते हैं, पर कुछ जगहों पे। द्वितीया तिथि है आभूषण धारण, विवाह, प्रतिष्ठा, राजकार्य, युद्ध, यात्रा इत्यादि कार्य करना शुभ होता है। तृतीया में क्या है, अन्नप्राशन है, गृह प्रवेश है, संगीत, वाद्य, सीमांतोन्नयन, चूड़ाकर, और द्वितीया तिथि के भी जितने कार्य हैं वो सारे कार्य इसमें आप कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि को क्या करना चाहिए, चतुर्थी को रिक्ता तिथि बोलते हैं, अभी दिखाएंगे आपको। दूषित कार्य, अग्निकर्म, मारण कर्म, बंधन कृत्य, विद्युत संबंधी कार्य, दाह, घात इत्यादि कार्य करना शुभ होता है। पंचमी को शुभ कार्य कर सकते हैं परंतु लेन देन वर्जित है। पर अगर पंचमी तिथि को कुछ लेन देन का कार्य करना है, किसी को देना लेना या फिर विपणन वाला कार्य करना है, तो पंचमी तिथि को नहीं करना चाहिए। ये सारे कार्य जो है पंचमी तिथि को, सारे शुभ कार्य कर सकते हैं पर लेन देन नहीं करना चाहिए पंचमी तिथि को। षष्ठी तिथि क्या है, शुभ कार्य कर सकते हैं, संग्राम, शिल्प, वस्त्राभूषण आदि कार्य करना शुभ है। यात्रा, पितृकर्म, काष्ठ कर्म आदि वर्जित है। षष्ठी तिथि को पितृकर्म नहीं करना चाहिए। सप्तमी तिथि क्या है, जो जितनी भी द्वितीया तिथि अर्थात आभूषण धारण, विवाह, प्रतिष्ठा, राजकार, युद्ध, यात्रा आदि, अन्नप्राशन, गृह प्रवेश, संगीत, वाद्य, सीमांतोन्नयन, चूड़ा कर्म इत्यादि जो भी कार्य है, ये सारे कार्य आप लोग सप्तमी तिथि को कर सकते हैं। ठीक है। अष्टमी तिथि को क्या करना चाहिए, युद्ध से संबंधित कार्य, वास्तु कर्म, रत्न परीक्षा, शास्त्र धारण, राज्य कार्य से संबंधित लेखन आदि कार्य करना अगर है तो
अष्टमी तिथि से शुभ करिए, जल्दी कार्य पूर्ण होगा। ये सारी चीजें हैं। नवमी तिथि को भी हम लोग रिक्ता तिथि मानते हैं। रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, तो मध्य निर्माण, आखेट, जुआ और औषधि कर्म इत्यादि कार्य करना शुभ होता है। दशमी तिथि को द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी संबंधित सारे कार्य कर सकते हैं। दशमी तिथि को बहुत ज्यादा कार्य करने की अनुमति प्रदान होती है। एकादशी केवल व्रतोपवास, धर्म कार्य, उपनयन, गृहारंभ, देव कार्य इत्यादि करने के लिए, अच्छा यात्रा के लिए भी एकादशी को, गमन के लिए, गमन कार्य करने के लिए भी, गबन नहीं गमन, इसके लिए भी एकादशी ग्राह्य है। द्वादशी की बात करते हैं तो द्वादशी को धर्म कार्य, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, पारिग्रहण, विवाह इत्यादि का कार्य अगर द्वादशी तिथि को मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भूल के भी द्वादशी तिथि को यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? कोई दिक्कत? चल, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है गुरुजी। गुरुजी, ये जो लेन देन का कार्य हम पंचमी तिथि को नहीं कर रहे हैं, ये पूर्णा होने की वजह से, पूर्णा तिथि है इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी सारी तिथियों को लिखा देंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। और चलिए लिखिए। दसवीं को भी तो पूर्णा तिथि पड़ेगी, तो उस दिन हम लेन देन का कार्य कर सकते हैं? नहीं नहीं, वर्जित है। ठीक है, ठीक है। चलिए लिखिए, नंदा तिथि, पहली तिथि है नंदा। प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को नंदा तिथि कहते हैं। प्रतिपदा को, षष्ठी को और एकादशी को हम नंदा तिथि कहते हैं। नंबर 2, भद्रा तिथि। इंद्रवेश जी, क्या ये चीजें लिखाई गई थी जो हम बता रहे हैं या छूट गया था? लिखाया गया था सर। अच्छा, लिखाया गया तो फिर लिखाने की जरूरत नहीं है क्या मुझे? फिर मैं बताते बाकी चलूं। का मुझे नहीं पता है। जी गुरुजी, ये लिखवाया था गुरुजी, तिथियां भी लिखवाई थी, नंदा, भद्रा, रिक्ता, ये जया, ठीक ये है, सभी को लिखवाया था। ठीक है, ठीक। तो नंदा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये तिथियां होती हैं। अब इसमें आती है एक अधम तिथियां। अधम तिथि, चलो फिर मैं बताते हुए ही चला जाता हूँ। अधम तिथियां क्या है? अधम तिथियों को समझ लो। अधम तिथियां जो है, वह कहते हैं कि अधम तिथियों में यात्रा इत्यादि किया गया कार्य बिल्कुल असफल हो जाता है। तो ये अधम तिथियां कैसे बनती हैं? अधम तिथियों के लिए बताया गया है कि जहां नहीं लिखाया गया होगा वो पॉइंट आप लोग बोल दीजिएगा, मैं उसको लिखा दूंगा। अधम जी तिथियां, गुरुजी, अधम तिथि लिखवा दीजिए। अधम तिथियां जो है वह तिथि संज्ञा से और वार से, दिन के हिसाब से, जैसे रविवार और मंगलवार को अगर नंदा तिथि पड़ जाए, रविवार और मंगलवार को नंदा तिथि पड़ जाए तो वो अधम गिनी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ सर अधम तिथि का? अधम तिथियां यानी ये तिथियां जो है वह है, तो जैसे नंदा तिथि है तो नंदा तिथि में जो कार्य करने हैं, जैसे नंदा तिथि में आपको प्रतिपदा से कार्य जो करने हैं, शुभ मुहूर्त से जो भी संबंधित, षष्ठी को जो कार्य करने हैं, एकादशी को जो कार्य करने हैं, धार्मिक उपनयन, जो भी ऐसे कार्य करने होते हैं वो कार्य आप कर सकते हैं। पर यात्रा इत्यादि के लिए अगर ये तिथियां मिल रही है और ये वार मिल रहे हैं तो बिल्कुल इस काम को नहीं करना चाहिए। अगर नंदा तिथि आपको रविवार और मंगलवार को मिल जाए तो प्रतिपदा और षष्ठी एकादशी को किए जाने वाले कार्यों को नहीं करना चाहिए, ये अधम हो जाती है। यही तिथि जो है वो बाकी कार्यों के लिए अच्छी होगी तो उस दिन के लिए, वो उस कार्य के लिए भी अधम मान ली जाएगी। इसका मतलब यही होता है। सोमवार और शुक्रवार को अगर भद्रा तिथि हो, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, सोमवार और शुक्रवार को भद्रा तिथि हो तो वो अधम मानी जाती है। इसको एक तरह से आप समझो मृत्यु योग तिथि, अधम तिथि के साथ साथ मृत्यु योग तिथि बोलते हैं।
दूसरी भाषा में अगर इसको कहें तो इसको मृत्यु योग तिथि कहा जाता है। बुधवार को जया तिथि पड़ जाए तो अधम होगा, गुरुवार को रिक्ता पड़ जाए तो अधम होगा, और शनिवार को पूर्णा में पड़ जाए तो अधम। इसमें बहुत बहुत चीजें हैं, अभी जितना अंदर जाएंगे उतना आपको, जैसे शुक्ल पक्ष में अगर अधम तिथि है नंदा प्रतिपदा को पड़ जाती है, लेकिन अगर उस शुक्ल पक्ष में नंदा तिथि जब प्रतिपदा है और उस दिन अन्य चीज जैसे शुक्रवार इत्यादि पड़ गया, नंदा तिथि में शुक्रवार पड़ गया तो क्या होता है, उसका अशुभ दोष मिट जाता है। भद्रा में तो बुधवार पड़ गया तो उसके अशुभ दोष। तो ऐसे बहुत सारी चीजें भी हैं, पर इतना आप लोग समझ लीजिए कि इसको जो है वो त्याग कर देना ही ज्यादा अच्छा है। आप लोगों ने कहा कि गुरुजी ये हुआ ही नहीं है, और अब आप लोग कह रहे हो कि ये सारी चीजें हो चुकी हैं, और मुझे मालूम है कि वो सर, कितना, क्योंकि ये सारी चीजें उनको पढ़ाया गया था। सीक्वेंस जैसे कुछ चीजें बीच में टूट जा रही हैं, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा तो जैसे कुछ चीजें अगर छूटी हैं तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा ठीक, कोई नहीं, ठीक है तो कर लीजिए, मैं बताते चल रहा हूँ, कर लीजिए आप सभी लोग। नक्षत्रों की संख्या वगैरह लिखाई गई थी। नक्षत्रों की संख्या वगैरह लिखाई गई थी आप लोगों को, वैसे लिखाया होगा क्योंकि ये गुरुजी पंचक नक्षत्र, मूल नक्षत्र, स्तर या ध्रुव हाँ नक्षत्र, ये लिखवाए थे गुरुजी। उग्रयाज क्रूर नक्षत्र ये लिखवाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1 अक्टूबर, एक अक्टूबर की कक्षा में गुरुजी। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए अब वही चीजें पंचांगावलोकन करिए आप लोग, पंचांग में देखिए ये, इसके बाद ये आपका हो गया दिनमान। दिनमान का मतलब होता है दिन में कितना समय, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जो समय है या घटी पला के बीच में, यहां पर लिखा होता है, इसको हम लोग दिनमान कहते हैं। इसके बाद दूसरा कॉलम जो होता है वह आपका तिथि का है, तीसरा वार का है। इसके बाद वाला ये जो कॉलम है यह आपके तिथि का घटी पला में समाप्ति काल है, और उसके बाद वाला जो ये रा सा दी लिखा हुआ है, ये समय लिखा हुआ है रात्रि की दिन कितने बजे तक, और उसके बाद का जो ये समय वाला कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो है इस तिथि की समाप्ति का काल है। तिथि कितने बजे समाप्त हो रही है, जैसे इस दिन मान करके चलो एकादशी है तो एकादशी कितने बजे तक रहेगी, तो 8:46 तक एकादशी रहेगी। रा लिखा हुआ है अर्थात रात को 8:46 तक, और उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो यहां पर आप इन तिथियों को लिख लेंगे। इसके बाद ये वाला जो कॉलम आपका आता है इसको हम लोग नक्षत्र कहते हैं। 2700 नक्षत्र क्रम से यहीं पे लिखे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन नक्षत्रों के बाद वाला जो ये कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला कॉलम नक्षत्रों की समाप्ति का, सूर्योदय से नक्षत्र की समाप्ति का समय लिखा हुआ है घटी पला में, और उसके बाद जो लिखा हुआ है वह समय लिखा हुआ है प्रातः रात्रि, और उसके बाद का ये जो समय है ये समय लिखा हुआ है घंटा मिनट में कितने बजकर के कितने मिनट पर यह नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। जैसे रेवती है तो प्रातः 8:08 पे रेवती समाप्त हो जाएगी और अश्विनी लग जाएगी। मान लो किसी बालक का जन्म 8:08 के बाद होता है तो उसका जन्म, यहाँ सूर्योदय के समय तो रेवती थी, लेकिन 8:08 के बाद बालक का जन्म हुआ तो उसका जन्म हमें हमारा अश्विनी नक्षत्र में होगा। इस प्रकार से अश्विनी नक्षत्र
अब अश्विनी नक्षत्र देखो कितने बजे तक है उस दिन, तो अश्विनी नक्षत्र 6:46 पर प्रातः समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे अश्विनी के बाद वाला नक्षत्र नहीं लिखा है, क्योंकि हमने अभी आपको जैसे तिथि में बताया वैसे नक्षत्र में भी है। ये 6 नक्षत्र बोले जाते हैं, नक्षत्र की हानि। तो यहाँ पर अश्विनी के बाद कृत्तिका, क्योंकि यह सूर्योदय के समय जो नक्षत्र उदय होता है वह लिखा होता है। तो अश्विनी के बाद भरड़ी है, और वह भरड़ी देखो ध्यान से, तो अश्विनी जो है 6:46 पे प्रारंभ हो जाएगी, 6:46 तक थी, उसके बाद भरड़ी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी, और वह भरड़ी नक्षत्र 5:49 तक रहेगी, अगले सूर्योदय से पूर्व में समाप्त हो जाएगी। इसलिए भरड़ी को नहीं लिखा, भरड़ी के बाद फिर कृत्तिका लिख दिया। 5:49 के बाद आपकी कृत्तिका प्रारंभ हो जाएगी, और फिर कृत्तिका नक्षत्र के बारे में आगे लिख दिया। इसी प्रकार से आपके अगले वाले कालम में ये आपका योग है, योग का ये घटीपला में समाप्ति काल है, और उसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं यह उसका घंटा मिनट में समाप्ति काल है। उसके बाद आपका आता है चैप्टर करण का। ये प्रतिदिन 2 करण रहते हैं, ये प्रथम करण है उसका समाप्ति घटीपला में है, और ये द्वितीय करण है उसका समाप्ति घटीपला में है। यह जो कालम योगा देख रहे हैं, ये योग का कालम जो है शुभ मृत्यु लुंबक मित्र वज्र, ये औदैक स्पष्ट है। जिस दिन का यह है उस दिन का कैसा, इस योग के बारे में मैं बता दूंगा। यह योग ज्योतिष के लिए है, कर्मकांड के लिए बहुत ज्यादा इस पे ये प्रभावी नहीं है। ये योगा मुझे आप लोग बता दीजिएगा कर्मकांड की कक्षा और ज्योतिष की कक्षा में, मैं इसको विधिवत गणना करके आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा। अगली बात आती है, ये जो महीना लिखा हुआ है ये अंग्रेजी का मास है। उसके बाद अन्य उसमें है जैसे फजली है, इजली है, ये सब है। तो इन सब की यह भी तिथियां ही है, पर इसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ये अन्य के लिए इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद चंद्रमा किस राशि में कब प्रवेश करता है, उसकी इस चंद्रमा के बारे में यहाँ पर गणना है। यह हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त है। ये औदयिक स्पष्ट सूर्य है, ज्योतिष में इसका बहुत मान है। और जो आप लोगों को हम बता रहे थे कि संक्रांति, अमुक संक्रांति से अमुक संक्रांति तक, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सी संक्रांति चल रही है। यहाँ 11 लिखा हुआ है, 11 का मतलब 11 में 1 जोड़ दो, 11 में 1 जोड़ दो, अर्थात कौन सी संक्रांति चल रही है, मीन संक्रांति। और मीन संक्रांति चल रही है, अर्थात सूर्य जो है वह मीन राशि पे है, सूर्य मीन राशि पे होगा। यहाँ पर देखो आपको 0 लिखा हुआ मिल गया, 0 में 1 जोड़ दो, अर्थात मेष राशि, सूर्य जो है वह मेष राशि पे होगा। यही आपका राशि लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है इसी को हम राशि कहते हैं। यहीं से आप देखेंगे कि सूर्य कहाँ है। जैसे किसी ने आपसे पूछ दिया कि इस समय सूर्य कहाँ गोचर कर रहा है, तो आप यहाँ औदयिक स्पष्ट सूर्य में पहले वाले कॉलम को आप देखेंगे, और पहले वाले कॉलम को देख करके जो यहाँ पे संख्या पहली वाली लिखी है उसमें आप 1 जोड़ देंगे, जो आपको मान प्राप्त होगा उसी वाली संख्या की राशि में सूर्य उस समय होगा। जैसे 11 है तो 11 1 12, 12 का मतलब मीन राशि में सूर्य है। यहाँ पर 0 है, 0 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा 1, अर्थात मेष राशि में सूर्य हो जाएगा। मीन और मेष ये दोनों आपको बसंत ऋतु की तरफ इशारा करते हैं कि इस समय बसंत ऋतु चल रहा होगा। तो इस प्रकार से ये आपकी कुंडली में पूरा, हाँ, ये आपके पंचांग में, ये पंचांग को पूरी तरह से देखने की विधि है। आप लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे, ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और इसके बारे में आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अन्य चीजें जो लिखी दिखाई पड़ती हैं, जो इससे संबंधित चीजें होती है, वो उसके बारे में जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर उसको स्पष्टीकरण करके थोड़ा बहुत लिख देते हैं, जिससे सर्व सामान्य को पता चल जाए। कर्मकांड के लोग ये समझ ले, जैसे किसी दिन आपको विवाह इत्यादि देखना है, विवाह मुहूर्त आदि आपको याद नहीं आ रहे हैं, तो आप इस वाले कॉलम में यहाँ पर देखेंगे तो आपको उस कुछ मुहूर्त वगैरह विवाह के मुहूर्त यहाँ पर लिखे हुए मिल जाते हैं। इसमें आप यहाँ पर मिला लो, लिखा है तिथि 10 गुरु दिन 9:41 उपरांति मघायाम रवि अष्ट दिवाह। तो बाकी ये देख लो, तिथि 10 गुरु अर्थात 10वीं तिथि को विवाह का लग्न है। आप यहाँ पर चले आओ 10वीं तिथि वाले कॉलम में, 10वीं तिथि को देख लो। अश्लेखा आपका 9:41 तक है, उसके बाद मघा है, 9:41 के बाद विवाह का मुहूर्त है। अब इसी वाले कॉलम में अन्य अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसी वाले कॉलम में आप आगे बढ़ करके देख लो, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। उसके बाद जो ये सिंबल बने हुए हैं, ये सिंबल का मतलब होता है
या किसी अन्य जगह का लिखा हुआ है, अर्थात आपकी बातें इतने में ही सीमित हो गई, बात इतने पे ही आपकी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका ये पूरा होता है। अन्य कोई मुहूर्त इत्यादि आपको देखने पड़ गए, आपको अगर अन्य मुहूर्त देखने पड़ते हैं तो पंचांग में ही आप लोगों को अन्य मुहूर्त यहाँ पर देखिए लिखे हुए मिल जाता है। पक्षेस्मिन विविध मुहूर्ता, इस पक्ष के विविध मुहूर्त कहाँ है, तो देखो तिथि प्रतिपदा को कौन कौन से कार्य कर सकते हैं आप। भौमवार है, रेवत्याम सूर्य युति ही 3:18, वैधृतोदरम अश्विनाम सूर्य भोग्यम। इतना मतलब कोई कार्य के लिए यहाँ पर तिथि प्रतिपदा को नहीं दिया। द्वितीया को लिखे हुए हैं कौन कौन सा काम, बरड़ी है, शय्यापासन, उपयोग, धान्य छेदन मुहूर्त, जो मुहूर्त इत्यादि है वह यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके उसी प्रकार से आप बढ़ते हुए जब इसको आप देखेंगे तो इसमें समस्त मुहूर्तों को, क्योंकि इस दिन को किस तिथि को कौन सा मुहूर्त है वो आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएगा, एक ही स्थान पे, और आप उन मुहूर्तों को देख करके आप बता सकते हैं कि अमुक दिन ये कार्य किया जा सकता है। ये मुहूर्त देख लेंगे। ये लग्न, ये आपकी उसके नीचे लग्न की सारणी है, ये कौन सा लग्न कितने बजे तक होगा, तो ये समाप्ति काल है। जैसे किसी भी तिथि को आप उठा लेंगे तो उस तिथि के सामने जो लिखा हुआ है ये घंटा मिनट में, अर्थात वृक के सामने 9:31 लिखा हुआ है तो 9:31 का मतलब कि प्रतिपदा तिथि को 9:31 तक वृक लग्न था और उसके बाद मिथुन लग्न का प्रारंभ हो गया। ऐसे ये सारे लग्न आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल जाते हैं। इस प्रकार से आपकी ये पंचांगावलोकन का, पंचांग देखने का सबसे सरल और सबसे सुलभ ये तरीका था। ठीक है। जी गुरुदेव। जी गुरु जी। गुरुजी इसमें जैसे हम लोग जो रिक्ता तिथि होती है, सॉरी वो क्षय तिथि होती है, तो उसमें हम कोई शुभ कार्य नहीं होता है, तो उसी तरह से क्या नक्षत्र में भी क्षय नक्षत्र जो होगा उसमें भी शुभ कार्य को वर्जित करेंगे? ऐसा कहीं वर्णित हमें मिला नहीं है, ऐसा कहीं वर्णित मिला नहीं, वर्णित मिला नहीं है, पर ऐसे मिल जाते हैं मुहूर्त, बहुत आयत मुहूर्त मिलते हैं, इसलिए कोई उसका वो नहीं है। ठीक है गुरु। अन्य कोई प्रश्न?